एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम योर कॉन्सेप्चुअल मेट पूर्णा और आज के वीडियो में जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है इन्वेस्टमेंट। आज हम लोग जानेंगे कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है, उसके क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, क्या क्या टाइप्स होते हैं एंड वगैरह वगैरह। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है। सो इन्वेस्टमेंट इज़ बेसिकली द इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ कैपिटल। मतलब जब हम लोग कैपिटल में एडिशन करते हैं, अपने फिक्स्ड एसेट्स को इंक्रीज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, एक टेलर था जो कि पहले एक स्विंग मशीन की मदद से कपड़े स्टिच करता था, लेकिन उसके कस्टमर्स बढ़े तो उसको और स्विंग मशीन की ज़रूरत लगी, तो वो मार्केट गया और वो एक स्विंग मशीन और लेके आ गया। सो वो उसने इन्वेस्टमेंट किया, मतलब कि अपनी कैपिटल में एडिशन किया, अपने फिक्स्ड एसेट्स में एडिशन किया। सो वो हो जाता है हम लोग का इन्वेस्टमेंट। सो इन्वेस्टमेंट इज़ नथिंग बट इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल और कैपिटल फॉर्मेशन। अभी जो कैपिटल फॉर्मेशन वर्ड है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब एकदम ऐसे याद रख लेना कि इन्वेस्टमेंट का दूसरा नाम है कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है। सो ये हो गया हम लोग का इन्वेस्टमेंट के बारे में। उसके बाद अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि ये फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट क्या होता है और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट क्या होता है। सो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट जैसा कि नाम बता रहा है। अच्छा, ये मैं समझाने से पहले एक चीज़ और क्लियर करना चाहती हूँ कि ये जो हम लोग फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट ये सब पढ़ेंगे ना, ये सब हम एक मैन्युफैक्चरर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने वाले हैं, एक प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने वाले हैं। सो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट क्या होता है? सो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट मतलब कि जब कोई प्रोड्यूसर जाके कोई फिक्स्ड एसेट परचेज करता है, जैसे कि हमारे एग्जाम्पल में टेलर एक प्रोड्यूसर है, वो जाके स्विंग मशीन को परचेज कर रहा है। स्विंग मशीन एक फिक्स्ड एसेट है जिसका यूज़ करके वो आगे क्लोथ्स प्रोड्यूस करेगा या फिर क्लोथ्स को स्टिच करेगा। तो जब भी एक प्रोड्यूसर फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्ट करता है, कैपिटल गुड्स में इन्वेस्ट करता है, तो वो हम लोग का कहला जाता है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन होता है कि फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट आखिर क्यों इम्पॉर्टेंट है एक मैन्युफैक्चरर के लिए, एक प्रोड्यूसर के लिए। सो उसका रीज़न ये है कि जब एक प्रोड्यूसर अपना फिक्स्ड एसेट बढ़ाता है, मतलब कि उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ती है। फॉर एग्जांपल, हमारा टेलर वाला एग्जांपल, पहले उसके पास एक मशीन थी, सो वो एक मशीन से जितने कपड़े सिल सकता था तो सिल सकता था, उसके अलावा नहीं। लेकिन जब वो एक और मशीन लेके आया तो अब वो और ज़्यादा कपड़े सिल सकता है, मतलब कि उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ गई। सो जो हम लोग का फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट होता है उससे प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ती है प्रोड्यूसर्स की। तो प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी मतलब कि आउटपुट बढ़ेगा। अब वो टेलर और ज़्यादा कपड़े स्टिच कर पाएगा, है ना। और अगर आउटपुट बढ़ेगा मतलब कि जीडीपी बढ़ेगा। अब जीडीपी हम लोग ने पहले की क्लासेस में पढ़ा है कि जीडीपी इज़ द सम टोटल ऑफ द वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द इकोनॉमी। मतलब कि इकोनॉमी के अंदर एक पीरियड में, एक अकाउंटिंग पीरियड में जो भी फाइनल गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं उन सब का सम टोटल जो होता है वो जीडीपी होता है। ठीक है। सो अगर टेलर ज़्यादा प्रोड्यूस कर पाएगा कपड़े तो डेफिनेटली इकोनॉमी के अंदर फाइनल गुड्स का नंबर बढ़ेगा, तो जीडीपी भी बढ़ेगा। और जीडीपी को एक इकोनॉमिक ग्रोथ का साइन माना जाता है। तो मतलब जीडीपी बढ़ रहा है मतलब कि इकोनॉमी की ग्रोथ हो रही है। तो इस तरीके से जो हम लोग का फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है वो इकोनॉमिक ग्रोथ लाता है। अब नेक्स्ट आता है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट मतलब कि जो इन्वेंट्री में चेंजेस होते हैं, इन्वेंट्री में एडिशन होता है, इन्वेंट्री में इंक्रीज होता है, वो आता है हम लोग का इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट पे। अब इस इन्वेंट्री के अंदर ना तीन चीज़ें आती हैं। अब मैंने पहले बताया था हम लोग मैन्युफैक्चरर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, ठीक है। सो इन्वेंट्री के अंदर तीन चीज़ें आती हैं। फिनिश्ड गुड्स की इन्वेंट्री होती है, सेमी फिनिश्ड गुड्स की इन्वेंट्री होती है और रॉ मटेरियल्स की इन्वेंट्री होती है। ठीक है। जो फिनिश्ड गुड्स की इन्वेंट्री होती है और सेमी फिनिश्ड गुड्स की इन्वेंट्री होती है, ये क्यों इंपॉर्टेंट होती है? क्योंकि इनकी मदद से हम लोग मार्केट में पोटेंशियल डिमांड को मीट कर सकते हैं। मतलब कि कल को अगर मार्केट में मेरे प्रोडक्ट की डिमांड एकदम से बढ़ती है तो जो मेरे पास फिनिश्ड गुड्स रखे हैं उनको तो मैं मतलब ईजिली सेल कर सकती हूँ, और जो सेमी फिनिश्ड गुड्स रखे हैं उनको भी मैं प्रोडक्शन प्रोसेस में जल्दी से लाऊंगी और उनको फिनिश्ड में कन्वर्ट करके जल्दी से मार्केट में ले जा सकती हूँ। तो अगर मेरी पोटेंशियल डिमांड बढ़ती है मार्केट में तो उसके लिए फिनिश्ड गुड्स और सेमी फिनिश्ड गुड्स की इन्वेंट्री बहुत यूज़फुल होती है। उसके बाद आती है रॉ मटेरियल्स की इन्वेंट्री। अब रॉ मटेरियल्स की इन्वेंट्री क्यों इंपॉर्टेंट होती है? तो देखो, अगर तुम्हारे पास रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री मेंटेन है, मतलब कि तुम्हारे पास रॉ मटेरियल का स्टॉक रखा हुआ है, तो तुमको रोज़ रोज़ जाके मार्केट में नहीं खरीदना पड़ेगा। लाइक तुम फॉर एग्जाम्पल वीक में एक बार रॉ मटेरियल खरीदते हो और उसके बाद अगर उस वीक के दौरान रॉ मटेरियल के प्राइस में मान लो फ्लक्चुएशन होता है, तो उस केस में भी तुमको उस फ्लक्चुएशन को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, मतलब केवल एग्जाम्पल के तौर पे ले रहे हैं कि मान लो तुम जो भी मैन्युफैक्चर करते हो उसका रॉ मटेरियल पेट्रोल है और पेट्रोल के प्राइसेस में अक्सर फ्लक्चुएशंस देखने को मिलते रहते हैं। सो अगर हम लोग पेट्रोल की एक
इन्वेंट्री मेंटेन करेंगे। मतलब अगर पेट्रोल हमारे लिए रॉ मटेरियल है और उसकी अगर हम लोग इन्वेंट्री मेंटेन करेंगे तो हमें डे टू डे रोज़ रोज़ जाके मार्केट में पेट्रोल परचेज़ नहीं करना पड़ेगा, और जो मार्केट में प्राइस फ्लक्चुएशंस होते हैं उनसे भी हम बच सकते हैं। तो इसलिए हम लोग की रॉ मटेरियल्स की इन्वेंट्री इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। तो हम लोग ने बात कर ली फिक्स इन्वेस्टमेंट के बारे में, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट के बारे में, और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट के अंदर फिनिश्ड गुड्स की, मतलब कि इन्वेंट्री बेसिकली 3 चीज़ों की होती है, फिनिश्ड गुड्स की, सेमी फिनिश्ड गुड्स की एंड रॉ मटेरियल्स की। चलो, तो अब जो हम लोग का नेक्स्ट है वो है डेप्रिसिएशन, नेट इन्वेस्टमेंट एंड ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। अब ये तीनों इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड टर्म्स हैं। इन तीनों को समझने के लिए हम लोग एक केस स्टडी बनाते हैं। तो सपोज़ करो एक क्लॉथ मैन्युफैक्चरर था, उसकी फैक्ट्री में 3 मशीनें रखी हुई थी। ठीक है, 3 स्विंग मशीन्स। तो फिर क्या हुआ कि उनमें से एक स्विंग मशीन इतनी ज़्यादा यूज़ हुई कि वो एकदम ख़राब हो गई, एकदम उसको रिप्लेस करने की हालत आ गई। प्लस वो क्लॉथ मैन्युफैक्चरर जो था वो मार्केट में अपनी क्वालिटी के लिए बहुत ज़्यादा जाना जाता था, इसलिए उसके प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ गई, और उस बढ़ती डिमांड को मीट करने के लिए उस क्लॉथ मैन्युफैक्चरर को कुछ और मशीन्स भी परचेज़ करनी पड़ी ताकि वो उन ज़्यादा कस्टमर्स की डिमांड को भी कैटर कर सके। तो ये है हम लोग का पूरा सिनेरियो। तो अब हमें इसमें बताना है कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या है इस केस में, नेट इन्वेस्टमेंट क्या है इस केस में, और डेप्रिसिएशन क्या है इस केस में। तो सबसे पहले जो ख़राब मशीन को रिप्लेस करने के लिए एक्सपेंडिचर करेगा क्लॉथ मैन्युफैक्चरर, वो आएगा हम लोग का डेप्रिसिएशन के अंदर। मतलब कि डेप्रिसिएशन के अंदर आ गया हम लोग का रिप्लेसमेंट एक्सपेंडिचर या फिर रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट। एक मशीन को रिप्लेस करने के लिए जो हम लोग ने इन्वेस्टमेंट की वो आ गई हम लोग की डेप्रिसिएशन के अंदर। उसके बाद नेट में हम लोग की क्या आएगी, जो हम लोग की बढ़ती डिमांड के कारण हमें और मशीन परचेज करनी पड़ रही थी। मतलब कि बेसिकली ये एक्चुअल इन्वेस्टमेंट होती है, मतलब कि जो एडिशन होता है रियलिटी में कैपिटल स्टॉक में। क्योंकि डेप्रिसिएशन में तो एक मशीन ख़राब हो रही थी तो उसको हटा रहे थे और उसकी जगह दूसरी ला रहे थे, लेकिन यहाँ पे एडिशन होता है कैपिटल स्टॉक में, तो नेट इन्वेस्टमेंट वो हो गई। और उसके बाद जो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है उसमें दोनों आ जाते हैं, नेट इन्वेस्टमेंट और डेप्रिसिएशन। मतलब कि इन टोटल जो भी मशीन्स, जो भी स्विंग मशीन्स एक टेलर ने परचेज़ की एक साल में, वो पूरी आ जाती है हम लोग की ग्रॉस इन्वेस्टमेंट के अंदर। ठीक है, तो अभी आई होप कि डेप्रिसिएशन, नेट इन्वेस्टमेंट और ग्रॉस इन्वेस्टमेंट ये 3 चीज़ें क्लियर होगी। अब हम लोग थोड़ा सा डेप्रिसिएशन को और डिटेल में समझते हैं, क्योंकि डेप्रिसिएशन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो डेप्रिसिएशन को हम लोग एक और नाम से बोलते हैं, मतलब उसका बेसिकली एक निकनेम है। वो क्या है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। और इस नाम को भी हमें बहुत अच्छे से याद रखना है। जैसे कि हम लोग ने इन्वेस्टमेंट का याद रखा है ना, कैपिटल फॉर्मेशन, वैसे ही डेप्रिसिएशन का भी याद रखना है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन क्या होता है कि जो एसेट की वैल्यू में गिरावट आती है या फिर लॉस इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट, और वो गिरावट इन 3 रीजंस की वजह से ही आनी चाहिए। मतलब कि फॉलोइंग 3 रीजंस मस्ट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट लॉस इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट। और वो 3 रीज़न क्या है, सबसे पहला नॉर्मल वियर एंड टीयर। मतलब कि नॉर्मल उसके यूसेज की वजह से इतना ज़्यादा उसको यूज़ कर लिया कि अब उसकी वैल्यू जो है वो बहुत कम हो गई, तो नॉर्मल वियर एंड टीयर की वजह से। दूसरा एक्सीडेंटल डैमेजेस, मतलब कि एक्सीडेंटली कोई पार्ट डैमेज हो गया या कुछ हो गया जिसके कारण उसकी वैल्यू गिर गई। और तीसरा है एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस। अब ऑब्सोलेसेंस क्या होता है कि जब हमारे पास जो एसेट है, जो फिक्स्ड एसेट है, वो आउटडेटेड हो जाए। ठीक है, टेक्नोलॉजी चेंज की वजह से, और वो एक्सपेक्टेड है, मतलब कि ऐसा एक्सपेक्टेड है कि वो एसेट जो हमारे पास है वो आउटडेटेड हो जाएगा, तो वो आ जाता है हम लोग का डेप्रिसिएशन के अंदर। तो अगर हमें एग्जाम में पूछे कि डेप्रिसिएशन क्या है, तो हम लोग बोलेंगे डेप्रिसिएशन इज़ द लॉस इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट बिकॉज ऑफ नॉर्मल वियर एंड टीयर, एक्सीडेंटल डैमेजेस एंड एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस। उसके बाद जो अनएक्सपेक्टेड रीजंस की वजह से लॉस होता है उससे क्या कहेंगे हम लोग, उससे हम लोग कह देते हैं कैपिटल लॉस। ठीक है, तो अनएक्सपेक्टेड रीजंस मतलब कि मान लो कोई नेचुरल कैलामिटी, नेचुरल डिजास्टर की वजह से हो गया या अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस की वजह से हो गया, तो वो सब हम लोग का कैपिटल लॉस के अंदर जाता है। ठीक है, उसके बाद एक और पॉइंट है कि जो भी डेप्रिसिएशन है उसके लिए हम लोग एक डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड भी मेंटेन करते हैं। ठीक है, मतलब कि हम लोग आज ही से एक एक्सपेक्टेड अमाउंट जो कि हमें लगता है आगे जाके एसेट में से कम हो जाएगा, वो हटा के रख देते हैं। ठीक है, सो ये हो गया हम लोग का पूरा कॉन्सेप्ट ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट एंड डेप्रिसिएशन का। Okay, so that was it for this video. I hope you found this video useful and do stay tuned with the channel for more such upcoming content. Till then, a very good bye.